गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चैनल पर आपका स्वागत है। जो स्टूडेंट्स कक्षा 10 उत्तीर्ण करके आए, कक्षा 11 में आए हैं और जिन्होंने कक्षा 11th में मैथ्स लिया है, उनको मेरी कोटि से शुभकामनाएं, उज्जवल भविष्य की कामनाएं। स्टूडेंट्स, आपके लिए यहाँ पे जो मैथ्स के टॉपिक है वो नए होंगे, तो हम एक एक टॉपिक को अच्छी तरह से देखेंगे, कहीं पर भी कोई कमी छोड़ेंगे नहीं। ये बात आप अच्छी तरह से अपने दिमाग में भी फीड कर लीजिए। आज हम कक्षा 11 का गणित के अंदर जो पहली प्रश्नावली है जिसका नाम है समुच्चय, इसे स्टूडेंट्स अंग्रेजी में सेट बोलते हैं, पर हम यहाँ पे हिंदी माध्यम में है इसलिए हिंदी के शब्दों को ज़्यादा देखेंगे। मैंने केवल आपको इंट्रोडक्शन के लिए बताया है। ये जो वीडियो बनने वाला है ये इंट्रोडक्शन प्लस इस चैप्टर के जो एक्सरसाइज 1.1 के एग्जाम्पल्स है वो सब इसमें शामिल होंगे। तो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं अपना फर्स्ट क्लास। सबसे पहले ये देखते हैं कि आखिर समुच्चय है क्या। समुच्चय क्या है? समुच्चय क्या है? ये बात आपके भी दिमाग में आई है जब आपने चैप्टर नंबर 1 का नाम देखा है समुच्चय। समुच्चय क्या होता है? स्टूडेंट्स, इसकी परिभाषा लिख देता हूं और परिभाषा लिखने के बाद हम उसे विस्तार से देखेंगे। वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह। वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। समुच्चय या फिर सेट कहलाता है। स्टूडेंट्स, ये हो गई है समुच्चय की परिभाषा। समुच्चय किसे कहते हैं? वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह होता है, उसे हम समुच्चय कहते हैं। अब इसका अर्थ समझते हैं, परिभाषा को विस्तार से समझते हैं। वस्तुओं का संग्रह है। वस्तुओं का संग्रह है। संग्रह माने कलेक्शन, चीज़ें इकट्ठा की हुई। क्या चीज़ें इकट्ठा की हुई है? वस्तुएं। वस्तु में क्या क्या शामिल हो सकता है? स्टूडेंट्स, वस्तुओं में हम संख्याएं शामिल कर सकते हैं। संख्याएं, नंबर जो होते हैं वो शामिल कर सकते हैं। अक्षर शामिल कर सकते हैं। अंग्रेजी के या हिंदी के जो अल्फ़ाबेट वगैरह के अक्षर होते हैं वो शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी मनुष्य है वो भी शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य वस्तुएं भी ऐसी वस्तुएं जिनका संग्रह हो सकता है। अब संग्रह किन किन का होगा? वस्तुओं का संग्रह है, लेकिन सभी वस्तुओं का संग्रह नहीं है। ये सुपरिभाषित संग्रह होना चाहिए। सुपरिभाषित का अर्थ है वेल डिफाइंड। सुपरिभाषित का अर्थ है अच्छी तरह से परिभाषित। ऐसी वस्तुएं जो अच्छी तरह से परिभाषित हो उनका संग्रह समुच्चय कहलाएगा। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ इनको। ये वस्तुओं में कौन कौन चीज़ें शामिल होगी आपको बता दिए मैंने। जैसे मानिए मैंने एक स्टूडेंट से, जैसे मान लिए ए नाम का स्टूडेंट है, उससे पूछा कि इंडिया के भारत के जो 3 बेस्ट क्रिकेटर है उनके नाम बताओ। तो स्टूडेंट ए ने जो नाम बताए मेरे को, जैसे सचिन बता दिया, सचिन के बाद में इसने धोनी बता दिया, धोनी के बाद में इसने अजहर बता दिया। अजहर शॉर्टकट नाम आप देख लीजिएगा। ये स्टूडेंट ए ने बताया। मैंने स्टूडेंट बी से पूछा भारत के सर्वश्रेष्ठ 3 क्रिकेटर कौन कौन से हैं। स्टूडेंट बी ने जो उत्तर दिया वो था गांगुली, सौरव गांगुली, सहवाग और इसके अलावा मान लीजिए पीयूष चावला। बी स्टूडेंट ने जो बेस्ट क्रिकेटर बताए इंडिया के, वो ये बताए। अब यहाँ पे हम देखते हैं एक ही नज़र में जो बेस्ट क्रिकेटर है वो अलग है, बी की नज़र में बेस्ट क्रिकेटर है वो अलग है। इसका मतलब ये हो गया है ये समुच्चय नहीं है। ये समुच्चय नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते?
क्योंकि ये सुपरिभाषित नहीं है। यदि सुपरिभाषित होते तो दोनों का आंसर है वो सेम होता। यदि ये सुपरिभाषित होते तो दोनों का आंसर सेम होता। अब आपकी नज़र में और कोई से क्रिकेटर होंगे, मेरी नज़र में कोई से क्रिकेटर होंगे। इसका मतलब हो गया है ये वस्तु जो हमने ली है या ये जो अवयव लिए हमने, ये सुपरिभाषित नहीं है। तो सुपरिभाषित का अर्थ हो गया है कि जो संग्रह है, हमने जिन भी वस्तुओं का संग्रह किया है, मान लीजिए यहाँ पर मनुष्यों का, क्रिकेटरों का संग्रह किया है, संग्रह है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बदलना नहीं चाहिए। ये आप बात नोट कर लीजिए। संग्रह सुपरिभाषित का अर्थ क्या हो गया है? संग्रह है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति द्वारा बदलना नहीं चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। इसका मतलब ये हो गया स्टूडेंट्स, ए ने जो उत्तर दिया है बी भी वही उत्तर देगा, सी भी वही देगा, और सारे के सारे जितने भी स्टूडेंट हैं सब एक ही आंसर देंगे। इसका मतलब होगा कि वह वस्तुओं का संग्रह सुपरिभाषित है। सुपरिभाषित संग्रह होने पर जो वस्तुओं का संग्रह है वो चेंज नहीं हो सकता। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, चाहे आप हजारों को पूछ लो, उसके अंदर कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। एक उदाहरण देता हूं मैंने ऐसे पूछा 10 से कम सम प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी है? 10 से कम सम प्राकृत संख्याएं, 10 से कम सम प्राकृत संख्याएं। तो भाई ए ने उत्तर दिया है 10 से कम कौन कौन सी होती है। आप भी देने की ट्राई करें उत्तर। 2 है, 4, 6 और 8। ये आंसर ए ने दिया। बी से भी मैंने यही सवाल किया, अंक 10 से कम प्राकृत सम संख्याएं कौन कौन सी है। बी ने भी उत्तर दिया 2, 4, 6, 8। स्टूडेंट्स, यहाँ हम एक बात अच्छी तरह से देख सकते हैं कि दोनों का आंसर है वो सेम है, दोनों का आंसर सेम है। इसका अर्थ हम कह सकते हैं कि हमने जो वस्तुएं ली है, जिन वस्तुओं का संग्रह लिया है, वो सुपरिभाषित है। सुपरिभाषित होने के कारण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के द्वारा वह बदलेगा नहीं। तो एक बात आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, समुच्चय है वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह है। इसके अंदर वस्तुओं का संग्रह होता है। नंबर 2, ऐसी वस्तु होती है जो सुपरिभाषित होती है। और सुपरिभाषित का यहाँ पर अर्थ है, वेल डिफाइंड का यहाँ पर अर्थ है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के द्वारा जो संग्रह के अंदर वस्तुएं ली गई है वो बदलेगी नहीं, वो वैसी की वैसी रहेगी, न तो एक कम न एक अधिक। तो आप ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे भी आपको ध्यान में रखना है, ये संग्रह हम सुपरिभाषित नहीं कर सकते, इसके कारण यह समुच्चय नहीं माना जाएगा। स्टूडेंट्स, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। फिर इसके आगे बढ़ते हैं। नोट करने योग्य जो बात है, एक तो समुच्चय की परिभाषा, नंबर 2 बात ये सुपरिभाषित का क्या अर्थ है, संग्रह है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के द्वारा बदलना नहीं चाहिए। अब इसके आगे की बात शुरू करते हैं। समुच्चय का प्रस्तुतिकरण, समुच्चय को हम किस प्रकार प्रस्तुत करते हैं? समुच्चय का प्रस्तुतिकरण, समुच्चय का प्रस्तुतिकरण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। समुच्चय को हम किस प्रकार प्रस्तुत करते हैं? हम अपनी मर्जी से चाहे जैसे समुच्चय को प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। इसके लिए जो नियम बने हुए हैं वो हमें ध्यान में रखने अच्छी तरह से। सबसे पहले हमें समुच्चय का एक नाम देना पड़ेगा, और नाम अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में ही देना होगा, और वो भी कैपिटल लेटर्स में। तो एक बात आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए यहाँ पे कि समुच्चय का नाम है, यहाँ पे फिर से नोट करने योग्य बात बता रहा हूँ, सेट लिख देता हूँ मैं समुच्चय की जगह, काफ़ी टाइम बचेगा हमारा। सेट का नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षर के द्वारा
बड़े अक्षर द्वारा निरूपित किया जाता है, निरूपित किया जाता है। हम सेट का जो भी नाम देंगे वो अंग्रेजी अल्फ़ाबेट का होगा और कैपिटल लेटर का होगा। देखिए, अब मैं एक सेट का मानक समुच्चय का एक उदाहरण बता रहा हूँ आपको। जैसे ये मान लिया है, सेट का नाम दे दिया हमने ए, उसके बाद में बराबर का निशान लगाना है और फिर मझला कोष्ठक, जिसे अंग्रेजी में करली ब्रैकेट या करली ब्रेसेस बोलते हैं, मझला कोष्ठक शुरू करेंगे और इसके बाद में इसके अंदर जो भी आएंगे, अभी पिछले उदाहरण के अंदर हमने जो लिए थे वो लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, 2, 4, 6 और 8 और फिर मझला कोष्ठक बंद। स्टूडेंट्स अच्छी तरह से ध्यान में रखिएगा, कोष्ठक मझला लेना है, छोटा कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक हम समुच्चय के लिए काम में नहीं लेंगे। हमें समुच्चय बनाने के लिए हमेशा ही मझला कोष्ठक है वो काम में लेना है। नंबर 2 बात, इसमें जो भी संख्या या जो भी चीज़ लिखेंगे वो कहलाएगी इसके अवयव, वो कहलाएगी इसके अवयव, या फिर इसे कह सकते हैं सदस्य। जैसे मैं आपको कह दूं कि समुच्चय ए है, उसके सदस्य कौन कौन है, तो यहाँ पे आप बता सकते हैं 2, 4, 6 और 8। मैं पूछ लूँ समुच्चय ए के अवयव कौन कौन से हैं, 2, 4, 6, 8 इसके अवयव या फिर सदस्य कहलाएंगे। नंबर 3 बात, जब हम इन संख्याओं को या वस्तुओं को लिखेंगे, इन अवयवों को लिखेंगे, तो इन्हें हमें सेपरेट करना है कोमा से, कोमा लगा के सबको अलग कर देना है। कोमा लगाना जरूरी है। आप मेरी बात अच्छी तरह से समझ गए होंगे। नंबर 4 बात, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं। नंबर 1 बात, सबसे पहले इसका नाम देना सेट का नाम अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के बड़े लेटर के द्वारा, कैपिटल लेटर के द्वारा, बड़े अक्षर के द्वारा आएगा। फिर बराबर का निशान के बाद में इसे हमें ब्रैकेट जो काम में लेना है वो मझला कोष्ठक काम में लेना है। इसके बाद इसके जो अवयव या सदस्य होंगे, इसके अवयव या जो सदस्य होंगे वे सारे के सारे कोमा के द्वारा अलग अलग दिखाए जाएंगे। नंबर 4 बात जो नोट करने योग्य बता रहा हूं, जब इसके हम अवयव लिखते हैं, ये तो मान लीजिए अंक आ गए हैं, जब अल्फ़ाबेट के अक्षर हो तो हमेशा स्मॉल लेटर काम में लेते हैं, स्मॉल लेटर्स, छोटी ABCD के अक्षर काम में लेते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा, आप स्टूडेंट्स इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। इसके बाद में मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ किस प्रकार हम जो समुच्चय है उसके अवयव है वो हमेशा हम स्मॉल लेटर में ही लेते हैं। ये मिटा देता हूँ मैं, थोड़ा सा आपके काम की चीज़ें सारी की सारी मैं एक बार अब मिटा देता हूँ, फिर अब ध्यान रखेंगे इसका। स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के व्यंजनों का समुच्चय, सॉरी व्यंजनों नहीं, यहाँ पे स्वर ले लेते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह या समुच्चय। शुरू करते हैं। सबसे पहले तो सेट को नाम दे देते हैं। सेट को नाम जैसे दे दिया कैपिटल लेटर के अंदर ए, बराबर का निशान, मझला कोष्ठक शुरू। अब अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर कौन कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। तो स्टूडेंट्स ए, ई, आई, ओ, यू, यहाँ पे मैंने समुच्चय बना दिया है, समुच्चय लिख दिया, इसके अवयव लिख दिए हैं। पर यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ ये लग रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो अवयव होंगे उसमें यदि अक्षर आ जाते हैं तो हमेशा स्मॉल लेटर लेने हैं। यहाँ पे हम इसे ऐसे लिखेंगे ए, ई, आई, ओ एंड यू। स्टूडेंट्स गलत ये भी नहीं माना जाएगा, ध्यान रखिएगा अच्छी तरह से आप। गलत हम इसे भी नहीं कह सकते, ये गलत नहीं माना जाएगा। लेकिन सामान्य रूप से समुच्चय लिखने का नियम यह है कि समुच्चय के अवयव हैं वो हमेशा स्मॉल लेटर में ही लिखे जाते हैं।
स्मॉल लेटर्स में ही लिखे जाते हैं। चलिए दूसरा उदाहरण देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। स्कूल, स्कूल शब्द के वर्णों का समुच्चय या सेट या संग्रह है। स्कूल शब्द के वर्णों का सेट। स्टूडेंट्स, इसे नाम दे दिया मैंने बी, बराबर का निशान शुरू करके उसके बाद में मजला कोष्ठक शुरू। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एस सी एच ओ ओ एल, मजला कोष्ठक बंद। क्या ये समुच्चय सही है? स्टूडेंट्स, ये समुच्चय सही नहीं है। सही नहीं है का कारण ये नहीं है कि इसके अंदर कैपिटल लेटरें हैं। सही इसलिए नहीं है कि इस समुच्चय में हमने जो अवयव लिए हैं वो रिपीट हो रहे हैं, और समुच्चय का नियम ये है कि इसके जो अवयव है वो रिपीट नहीं होंगे। मैं आपको नोट करा देता हूँ अच्छी तरह से। समुच्चय के अवयव, समुच्चय के अवयव, अवयव जान गए आप, सदस्य, मेंबर। समुच्चय के अवयव रिपीट नहीं होंगे, रिपीट नहीं होंगे। तो यहाँ पे हमने जो ओ है वो 2 बार आया है, हमने 2 बार लिख दिया है, ये गलत लिख दिया है। यहाँ पर फिर ओ है वो एक ही बार लिखा जाएगा। यदि इसे यूं कर दिया जाए, एक ओ हटा दिया जाए, तो यह समुच्चय सही कहलाएगा। स्टूडेंट, आप कहेंगे अभी तो बात कर रहे थे कि आप स्मॉल लेटर लेने हैं, इसके अंदर आपने बड़े लेटर ले लिए हैं। तो इसके अंदर थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं। हमें क्वेश्चन में सारे बड़े लेटर दिए हैं स्कूल शब्द में, तो हमें ध्यान रखना है यदि क्वेश्चन के अंदर जो कैपिटल लेटर आए हैं तो हम इसके अंदर कैपिटल लेटर लिख सकते हैं। वरना इसे आप यूँ भी लिख सकते हैं, एस सी एच ओ एंड एल। स्टूडेंट्स, ये भी सही होगा और ये लिखा ये भी सही होगा। ये सही यूँ होगा कि हमें क्वेश्चन के अंदर ही जो बड़े लेटर दिए गए थे, कैपिटल लेटर दिए गए थे, इसलिए हमने क्वेश्चन के अंदर जो सेट है उसके अंदर भी बड़े लेटर लिख दिए हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। हमने अभी तक पढ़ लिया है, एक तो समुच्चय की परिभाषा, समुच्चय की परिभाषा का विस्तार से हमने वर्णन कर लिया है कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होगी। नंबर 2, हमने कुछ ध्यान रखने योग्य नियम है वो भी ध्यान में रख लिया है, और एक समुच्चय का मानक रूप है वो भी पढ़ लिया है। अब हम पढ़ना चाहते हैं समुच्चय के रूप कितने होते हैं। सेट ही लिख देता हूं मैं, समुच्चय के रूप। स्टूडेंट्स, समुच्चय है वो 2 रूपों में लिखा जा सकता है। समुच्चय है वो 2 रूपों में लिखा जा सकता है। नंबर 1 को हम बोलते हैं रोस्टर रूप, या फिर इसका ही दूसरा नाम है सारणीबद्ध रूप। सारणीबद्ध रूप। आप अच्छी तरह से ध्यान दे लीजिए। समुच्चय का एक प्रकार होता है रोस्टर रूप या फिर सारणीबद्ध रूप। आप समझ गए होंगे, सारणी बनानी पड़ती है इसमें। दूसरा जो रूप है उसे कहते हैं हम समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप। स्टूडेंट्स, ये तो इंग्लिश का ही वर्ड है, इसे हिंदी में लिखा मैंने रोस्टर, और इसे कहते हैं सारणीबद्ध को टेबुलर। थोड़े से अंग्रेजी के वर्ड है, इसमें ध्यान में होने चाहिए। आप 11th में हो गए हैं, अब थोड़े मैथ्स के जो इंग्लिश वर्ड है वो भी आपको ध्यान में होने चाहिए। और समुच्चय निर्माण रूप है, समुच्चय निर्माण रूप, इसे हम सेट बिल्डर बोल सकते हैं, इसे हम सेट बिल्डर फॉर्म। तो स्टूडेंट्स, सेट के 2 प्रकार होते हैं, समुच्चय के 2 रूप होते हैं। एक रूप होता है रोस्टर रूप में या फिर सारणीबद्ध रूप में, और दूसरा है समुच्चय निर्माण रूप। अब मैं आपको एक उदाहरण दिखा रहा हूं, आप उदाहरण देख के समझिएगा। कोई समुच्चय है बी और इसके अंदर x और x एक 10 से छोटी समप्राकृत संख्या है। समप्राकृत संख्या है।
मझला कोष्ठक जरूर ध्यान में रखना, मझले कोष्ठक से शुरू हुआ है। हमें एक समुच्चय दिया गया है। अब आप कहोगे अभी तो समुच्चय दूसरे प्रकार से बता रहे थे हमें, अब दूसरे प्रकार से बता रहे हो। चलिए इसका वो जो प्रकार हमने देखा था वो लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, b बराबर 2, 4, 6 और 8। स्टूडेंट्स मैंने दोनों रूप लिख दिए यहाँ पर। अब आप देखिए कौन सा रूप कौन सा होगा। इन दोनों में से जो रोस्टर रूप है, सारणीबद्ध रूप है, वो ये होगा। क्यों होगा? ये वाला जो है, ये वाला है सारणी समुच्चय निर्माण रूप है। अरे भाई इसी को देख के तो हमने ये बनाया है। समुच्चय का निर्माण हमने किसे देखकर किया है? यदि इस समुच्चय की बात करें तो इस समुच्चय को हमने इसके अंदर जो शर्त दी गई है उसे देखकर ही इसे बनाया है। यानी समुच्चय निर्माण रूप तो हो गया ये, यहाँ पर ये समुच्चय का निर्माण का रूप हो गया है, और इससे जो समुच्चय निर्मित हुआ है वो ये हुआ है। इसे हम रोस्टर फॉर्म या फिर सारणीबद्ध रूप बोलेंगे। और इसी प्रकार ये वाला जो है जिससे समुच्चय बनता है, समुच्चय निर्माण रूप, यानी समुच्चय को बनाने वाला, समुच्चय हमने इससे देखकर बनाया है, इसलिए इसे हम कहेंगे समुच्चय निर्माण रूप। आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। ये सारणीबद्ध रूप है या रोस्टर रूप है, और ये वाला जो है ये समुच्चय निर्माण रूप है। इसका उत्तर मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो आपके जो चैप्टर है उसके अंदर आपको क्वेश्चन ऐसे भी दिए जाएंगे कि रोस्टर रूप दे दिया है समुच्चय का, और आपसे फिर पूछ लिया गया है कि इसका समुच्चय निर्माण रूप बताइए, या समुच्चय निर्माण रूप दे दिया गया है और आपसे ये पूछ लिया जाए कि इसका रोस्टर रूप है या फिर सारणीबद्ध रूप है, वो बताइए। तो आपको ध्यान रखना है, सेट है उसके दो रूप होते हैं, एक रोस्टर या फिर सारणीबद्ध रूप और दूसरा है समुच्चय निर्माण रूप, और दोनों के मैंने उदाहरण यहाँ पर लिख दिए हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। हम इसके बाद में इन दोनों के ऊपर अभी काफ़ी काम करेंगे, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। एक बार लगेगी मैं स्टूडेंट्स, मैं कुछ आपके सामने उदाहरण दे रहा हूँ। यहाँ पे हम पहले देखेंगे कौन से रूप में है, और फिर उसका जो छुटा हुआ रूप है, दूसरा रूप जो है वो लिखेंगे। जैसे यहाँ पे एक समुच्चय है C, जिसमें x और x इस प्रकार है। हम इसे कैसे पढ़ते हैं? x इसका अवयव है, x इसके अवयव है, और x इस प्रकार है। x इस प्रकार है कि x अंग्रेजी अल्फ़ाबेट या अंग्रेजी वर्णमाला के व्यंजन है। व्यंजन, सॉरी मैंने गलत बता दिया, स्वर कर देते हैं, स्वर है। स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे ये कौन सा रूप है समुच्चय का। ये समुच्चय का समुच्चय निर्माण रूप है, सेट बिल्डर रूप है, सेट बिल्डर। ये समुच्चय निर्माण रूप है। अब हमें इसे रोस्टर रूप में बदलना है। रोस्टर रूप में बदलना है तो ये नाम जो दिया गया हमें, यदि ऑलरेडी नाम दिया है तो हमें वही नाम रखना है। सी दिया गया इस समुच्चय का नाम, तो सी बराबर का निशान और मझला कोष्ठक शुरू। अब अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर आपको पता है ए ई आई ओ यू होते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं ए, फिर कोमा ई, कोमा आई, कोमा ओ और कोमा यू, मझला कोष्ठक बंद। ये हो गया है रोस्टर रूप या टेबुलर फॉर्म। ये रोस्टर फॉर्म हो गई इसकी। अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। एक उदाहरण और लेते हैं। डी समुच्चय है एक, जिसमें x इस प्रकार है। समीकरण x स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0 का एक हल है। पहले हमने जो लिखा था कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का एक समुच्चय या संग्रह है, वो रोस्टर रूप नहीं, वो आपके सेट बिल्डर रूप नहीं कहलाएगा। सेट बिल्डर रूप वास्तव में ऐसा ही होगा। हमने इसे भी पहचान लिया है, ये सेट बिल्डर रूप है। और इसके अंदर क्या बताया गया है? x का मान, अवयव का मान क्या बताया गया है? अवयव का मान है वो है x स्क्वायर माइनस 16 का हल।
इसका जो सॉल्यूशन होगा, इसका जो हल होगा वो अवयव होगा समुच्चय का, समुच्चय डी का। समुच्चय डी बराबर, अब इसे हम रोस्टर फॉर्म में या फिर टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन पहले इसका हल जरूरी है। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0, 16 को पक्षांतर कर देते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर 16 और स्क्वायर आए तो वर्गमूल कर देते हैं, एक्स बराबर वर्गमूल 16 और 16 का वर्गमूल होता है स्टूडेंट्स प्लस माइनस 4। ध्यान रखना, आप वर्गमूल जब निकालते हैं संख्याओं के तो दो वर्गमूल निकलते हैं, एक प्लस का एक माइनस का। तो यहाँ पे हमें रिजल्ट में लिखना पड़ेगा -4 और +4। यहाँ पे अवयव रिपीट नहीं हुए, ध्यान रखना है, क्योंकि ये प्लस का 4 है और ये माइनस का 4 है, अवयव रिपीट नहीं माने जाएंगे। ये अच्छी तरह से आप ध्यान रखिएगा। हाँ, दोनों -4 होते या दोनों +4 होते तो हम एक ही बार लिखते 4। आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं इसी के अंदर, अवयव है या अवयव नहीं है। ये मिटा देता हूं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। अवयव है या फिर अवयव नहीं। स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे आपके सामने एक सेट लिख रहा हूँ, सेट बी लिख रहा हूँ, और सेट बी के अंदर 0, 1, 3, 4 और 7 मान लीजिए ये किसी प्रकार से ये सेट रोस्टर फॉर्म में है, ये बना हुआ है। अब हमें ये पता लगाना है कि इसके अवयव कौन कौन से हैं। तो हमें साफ साफ दिख रहा है, इस ब्रैकेट, दोनों ब्रैकेट के बीच के अंदर जो भी संख्या होगी कोमा से सेपरेट होगी, वो सारे के सारे इसके अवयव या फिर सदस्य कहलाएंगे। 0, 1, 3, 4 और 7 ये सब इसके अवयव है। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन इस प्रकार आएंगे, 6 और रिक्त स्थान, सेट का नाम है बी। 6 है, वो इसके अंदर अवयव है या अवयव है नहीं है भरना है। 6 इसका अवयव नहीं है, 6 इसका मेंबर नहीं है, बी सेट का मेंबर, बी सेट का सदस्य 6 नहीं है, तो हमें लिखना पड़ेगा अवयव नहीं है। लेकिन हम यहाँ पे ये काम में न लेके, हिंदी के अक्षर काम में न लेके और यूनानी चिन्ह है वो काम में लेंगे। अवयव है का चिन्ह है तो ये होगा, अवयव नहीं है का चिन्ह है ये होगा। ध्यान रखिएगा आप, अवयव है और अवयव नहीं है। नहीं है को हमने है को क्रॉस कर दिया तो वो हो गया है नहीं है। तो यहाँ पे सीधी सी बात पड़ी, 6 इसका अवयव नहीं है सेट बी का, तो यहाँ हम लिखेंगे अवयव नहीं है। आपको बात मेरी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। यहाँ पे 4 के लिए लिख देंगे अवयव है सेट बी का। 1 अवयव है सेट बी का। 5 अवयव नहीं है सेट बी का। 8 अवयव नहीं है सेट बी का। 3 अवयव है सेट बी का। सेट बी लिखने के लिए केवल हमें बी लिखना, इसका नाम लिखना केवल, और कुछ नहीं, आगे सेट या समुच्चय वगैरह कुछ नहीं लिखेंगे। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, अवयव है या नहीं है, इससे मैंने आपको परिचित करवा दिया है। अवयव होगा तो यहाँ पे ये साइन लगाना है, अवयव नहीं है तो जो साइन है वाला उसको क्रॉस कर देना है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कुछ गणितीय समुच्चयों की। कुछ गणितीय समुच्चय होते हैं, उन्हें हमें ध्यान में रखना है और वे यूनिवर्सल है, पूरे विश्व में उसी प्रकार से देखे पढ़े लिखे जाते हैं। गणितीय समुच्चय, मैथमेटिकल सेट्स है ये। जैसे प्राकृत संख्याओं का समूह है, आप नंबर लगा लें, इन्हें नोट करना चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। प्राकृत संख्याओं का समूह है या प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। प्राकृत संख्याओं को जो समुच्चय बनेगा उसे हम फिक्स नाम देते हैं, n से शुरू करते हैं, नेचुरल नंबर्स n से शुरू करते हैं।
और आपको जैसा कि पता है प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, 1, 2, 3। फिर स्टूडेंट्स 3 बार डॉट लगाने हैं और फिर मझला कोष्ठक बंद कर देना है। 3 डॉट लगा दिए हैं, इसका मतलब है आगे अनंत तक, इन्फिनाइट तक। आप समझ गए मेरी बात। किसी भी सीरीज के आगे हम यदि 3 डॉट लगा देते हैं तो इसका मतलब होता है अनंत तक। प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, इसे हम सेट को नाम देते हैं n। दूसरा है पूर्ण संख्याओं का सेट, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। पूर्ण संख्याओं का समुच्चय होता है, उसका फिक्स नाम है W, होल नंबर। और इसे हम जो प्राकृत संख्या होती है उसमें यदि 0 शामिल और कर देवें, 0 शामिल और कर देवें तो वे कहलाएगी पूर्ण संख्याएं। और उस साइड में तो दाएं हाथ की ओर तो अनंत तक जाएगी ये भी। केवल नेचुरल नंबर में 0 जोड़ देवें, केवल 0 जोड़ देवें तो बन जाती है पूर्ण संख्या। इसे हम W से, इस सेट को W नाम देते हैं। तीसरा स्टूडेंट पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय या सेट। पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय को हम स्पेशल नाम, फिक्स नाम देते हैं Z। ध्यान रखना आपको, अंग्रेजी में इन्हें इंटीजर्स बोलते हैं। शुरू में 3 डॉट, उसके बाद में माइनस के नंबर -3, -2, -1, फिर 0, 1, 2, 3, डैश 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 3 डॉट। जब पूर्ण संख्या है उसमें माइनस के नंबर और शामिल कर लिए जाए तो वो कहलाएगी पूर्णांक संख्याएं। और दोनों साइड के अंदर दाईं ओर और बाईं ओर ये अनंत नंबरों तक जाती है, इसलिए दोनों ओर हमने 3 डॉट लगाए हैं। दाईं ओर भी जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं वो भी अनंत तक, और नेगेटिव इंटीजर होते हैं वो भी अनंत तक होते हैं। इसे हम पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय को नाम देते हैं, फिक्स है Z। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। स्टूडेंट्स आपने नोट किया होगा, मैंने यहाँ पे जो सेट की फॉर्म लिखी है वे हैं रोस्टर फॉर्म, रोस्टर या फिर टेबुलर फॉर्म, सारणीबद्ध रूप। लेकिन वास्तविक संख्याओं का सेट जो है उसे हम सारणीबद्ध रूप में प्रकट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए केवल हमें नाम देना पड़ेगा और इसका फिक्स नाम है R। सेट R है, इससे ही हमें समझना होगा कि यह वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। इसका कोई भी रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म नहीं होता है। इसी प्रकार हम बात करें परिमेय संख्याओं का सेट, परिमेय संख्याओं का सेट। स्टूडेंट इसको फिक्स नाम दिया गया Q। इसका कोई टेबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म नहीं होता, कोई सारणीबद्ध रूप नहीं होता है। अपरिमेय संख्याओं का सेट, इसका भी कोई टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म नहीं होता है और इसे हम T नाम डिनोट करते हैं। इसके समुच्चय को हम T नाम से जानते हैं। ये फिक्स नाम आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। स्टूडेंट्स यदि पूर्णांकों के अंदर हम देखते हैं धनात्मक संख्याएं भी हैं और ऋणात्मक संख्याएं भी है। इसके अंदर ये तो पूरा का पूरा Z आ गया, इसका मतलब इसके अंदर दोनों शामिल है, पूरा धनात्मक भी है और ऋणात्मक भी है। लेकिन केवल धनात्मक संख्या लेनी हो तो हम लगा देंगे Z+ नाम। केवल ऋणात्मक संख्या लेनी हो Z-। ये ध्यान में रखना आपको पूर्णांक वाले में। स्टूडेंट्स आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। मैंने कुछ उदाहरण बताए आपको जो मैथमेटिकल सेट्स हैं उनके बारे में। स्टूडेंट्स आपकी बुक में जो उदाहरण दे रखे हैं उनमें से मैंने 2 उदाहरण लिखे हैं। देखिए पहला उदाहरण देखते हैं। समीकरण x² + x - 2 = 0 का हल समुच्चय रोस्टर के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले हमें इस समीकरण को हल करना पड़ेगा और इसका जो रिजल्ट आएगा उसे हम रोस्टर रूप में, समुच्चय के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पे समीकरण दे रखी है हमें, ये
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0। इसको स्प्लिट कर देते हैं, इसको हल कर देते हैं। ये प्लस का 2x और माइनस का 1x माइनस 2 बराबर 0। दो के जोड़े बना के इसमें से x कॉमन निकाल लिया तो x जोड़ 2, इसमें से माइनस 1 निकाल लिया, x माइनस 2 बराबर 0। माइनस माइनस प्लस है, सॉरी यहाँ पे। तो एक तो बन गया x माइनस 1 बराबर 0 और दूसरा x प्लस 2 बराबर 0, यानी x बराबर 1 तो आ गया 1 और दूसरा आ गया x बराबर माइनस 2। स्टूडेंट्स, अब हमें समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखना है। समुच्चय का नाम दे देते हैं ए, बराबर का निशान, मजला कोष्ठक शुरू। हमारे पास दो अवयव आए हैं, एक तो 1 और एक माइनस 2 है। इसमें छोटी बड़ी संख्याओं का ऑर्डर है वो महत्वपूर्ण नहीं होता, ध्यान रखिएगा आप। चाहे पहले माइनस वाला नंबर लिख दें या प्लस वाला नंबर लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ना है। अवयव है वो के वही होने चाहिए, अवयव चेंज नहीं होने चाहिए। यदि अवयव चेंज हो गए हैं, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बराबर माइनस 2,1 और दोनों ही सही माने जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, उदाहरण नंबर 2। x, जहाँ पर x एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव इंटेजर है और x का स्क्वायर है वो 40 से छोटा छोटा होना चाहिए। ये निशान देख रहे हैं आप, इसका अर्थ है 40 बड़ा है x स्क्वायर से। तो हम जो भी x नंबर लेंगे, जो भी धनात्मक पूर्णांक लेंगे, उसका स्क्वायर जो है, उसका स्क्वायर है वो 40 से छोटा छोटा होना चाहिए और इसे रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। तो पहले हम सारे पूर्णांकों की बात करते हैं। हमने ले लिया 1, इसकी स्क्वायर की 1 आया, 2 की स्क्वायर 4 आया, 3 की स्क्वायर 9 आया, 4 की स्क्वायर 16, 5 की स्क्वायर 25, 6 की स्क्वायर 36, 7 की स्क्वायर 49। 7 की स्क्वायर 49 तो ज़्यादा हो गया है, 40 तक ही जाना था हमें, इसलिए हम 7 को तो लेंगे नहीं। दूसरा बात, क्वेश्चन में दिया गया धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटेजर, तो सारे के सारे धनात्मक हैं, हमने कोई ऋणात्मक नहीं लिए हैं। अब इन्हें हम रोस्टर रूप में लिखना चाहें, इसका नाम दे देता हूं मैं, समुच्चय का बी, ब्रैकेट शुरू, मजला कोष्ठक शुरू। इसके बाद में स्क्वायर नहीं लिखनी है हमें नंबर लिखना है x, उसका स्क्वायर है वो 40 से छोटा होना चाहिए। यानी x का जो मान था वो था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 भी शामिल होगा क्या? 7 नहीं होगा, क्योंकि 7 की स्क्वायर है वो 40 से ज़्यादा बड़ी हो जाती है। यहाँ पे कोष्ठक बंद। ये इसका रोस्टर रूप है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक से संबंधित आपको यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में ज़रूर बताएं और अपने साथियों को इस चैनल से ज़रूर जोड़ें। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।